हेलो स्टूडेंट, आज हमें केमिस्ट्री के फोर्थ चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक बलगति। तो पाठ को पढ़ने से पहले तो पता होना चाहिए कि रासायनिक बलगति में होता है क्या होती है रासायनिक बलगति। तो रासायनिक बलगति क्या होगी कि रसायन विज्ञान की ब्रांच है जिसके अंदर अभिक्रिया के वेग को, उसकी कोटि को, उसकी आणविकता का, इन सब का जिसमें अध्ययन किया जाता है वो रासायनिक बलगति की कहलाती है। कि कौन सी ब्रांच केमिस्ट्री की जिसके अंदर अभिक्रिया के वेग, क्रिया की कोटि, उसकी आणविकता और सबका जिसमें अध्ययन किया जाता है वो रासायनिक बलगति की होती है। तो सबसे पहले रासायनिक बलगति के अंदर अभिक्रिया के वेग को पढ़ते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया का वेग। वेग क्या होगा रासायनिक अभिक्रिया का वेग? कि जब कोई अभिक्रिया स्टार्ट होती है तो अभिक्रिया स्टार्ट होती है तो क्रिया कारक कम होते जाते हैं, प्रोडक्ट बढ़ते जाते हैं। तो यानी कि वो एक निश्चित समय के अंदर होती है, ठीक है, समयांतराल में चलती है वो। तो यानी कि इकाई समय के अंदर अभिक्रिया के वेग में या इकाई समय के अंदर क्रिया कारकों की सांद्रता में जो भी परिवर्तन होगा वो उस अभिक्रिया का वेग कहलाएगा। कि अभिक्रिया का वेग क्या होगा कि इकाई समय में क्रिया कारकों की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया है, R रिएक्टेंट है और P प्रोडक्ट। R क्रिया कारक है, P उत्पाद प्रोडक्ट है। अब इस अभिक्रिया के लिए जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक के लिए अलग होगा, प्रोडक्ट के लिए अलग आएगा। क्यों? क्योंकि समय के साथ क्रिया कारक की सांद्रता तो डिक्रीज होती है, कम होती है, लेकिन प्रोडक्ट की सांद्रता इंक्रीज होती है, बढ़ती है। इसलिए हमें यदि वेग को लिखेंगे कि भाई क्रिया कारक कौन है, R। अब एक इकाई समय के अंदर चेंज हो रहा है तो प्रारंभिक और अंतिम की, जैसे मान लीजिए प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, R1 है, बाद में सांद्रता नहीं होगी, कितनी होगी रिएक्टेंट की, R2 हो गई। तो फिर यहाँ जो अभी एवरेज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1। इसलिए हम क्या लिख दिया, डायरेक्ट डेल R लिख दिया। अब ये जो सांद्रता परिवर्तन है वो कितने समय में हुआ है, इकाई समय में, तो समय परिवर्तन को क्या लिख दिया, डेल T लिख दिया। अब सांद्रता हमेशा कम होती है रिएक्टेंट की, इसलिए चार्ज यहाँ नेगेटिव आएगा। तो क्रिया कारकों की सांद्रता के लिए अभिक्रिया का वेग क्या होगा, माइनस डेल R अपॉन डेल T होगा। तो यानी कि यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है वो क्रिया कारकों की सांद्रता में कमी को बताता है। सांद्रता में कमी तो नेगेटिव चार्ज है। प्रोडक्ट के लिए क्या होगा कि वेग जो होगा डेल P अपॉन डेल T। चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि प्रोडक्ट की सांद्रता हमेशा इंक्रीज होती है, इसलिए यहां जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोडक्ट की सांद्रता में वृद्धि को समझाता है, वृद्धि को बताता है, इसलिए वो बढ़ती है। अब यदि हम समय और सांद्रता के मध्य ग्राफ खींचे तो ग्राफ किस तरह का आएगा, जैसे हमने ग्राफ खींचा समय और सांद्रता के मध्य, इधर लिख दिया हमने T समय, इधर लिख दी सांद्रता, क्रिया कारक से लिखी तो R लिखी। अब मान लीजिए यहां प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, R1, इतनी सांद्रता है, और समय मान लीजिए ये है T। अब क्या होगा, अभिक्रिया जैसे स्टार्ट होगी तो क्रिया कारक की सांद्रता कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, इस तरह का ग्राफ। सांद्रता क्या होती है, कम होती जा रही, समय बढ़ता जा रहा, सांद्रता डिक्रीज होती जा रही क्रिया कारक, तो उसमें इस तरह का ढाल के रूप में यहाँ ग्राफ है। प्रोडक्ट के लिए क्या होगा कि प्रोडक्ट के लिए इस तरह का ग्राफ नहीं आएगा, सांद्रता हम किसके लिखेंगे, प्रोडक्ट के लिखेंगे। तो समय के साथ उसकी सांद्रता इंक्रीज होती है, मान लीजिए समय T1 है और सांद्रता उसकी शुरू में कम है, तो यहाँ मान लीजिए कितनी है, T1। प्रोडक्ट की सांद्रता कम है, बाद में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ग्राफ किस तरह का आ रहा है, इस तरह का, सांद्रता बाद में बढ़ती जा रही है समय के साथ। तो इस तरह का सांद्रता और समय के मध्य ग्राफ है। अब जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग होते हैं वो 3 प्रकार के वेग होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के वेग होंगे तो 3 होंगे।
पहला होता है प्रारंभिक वेग। जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई उस समय पहले अभिक्रिया का वेग कौन सा होगा? प्रारंभिक वेग होगा। एक होता है औसत अभिक्रिया वेग। औसत अभिक्रिया वेग एवरेज है। औसत अभिक्रिया वेग क्या होगा कि एक निश्चित समय अंतराल में क्रियाकारकों या उत्पादों की सांद्रता में जो परिवर्तन होगा वो उसका औसत अभिक्रिया वेग होगा। ठीक है, निश्चित समय अंतराल 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, जो भी कुछ भी होगा वो उसका निश्चित समय अंतराल के अंदर जो भी सांद्रता में परिवर्तन आएगा क्रियाकारक प्रोडक्ट की वो उसका औसत अभिक्रिया वेग होगा, जिसे आर एवरेज के द्वारा डिनोट करते हैं। आर एवरेज जो होगा वो प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी होगा। प्लस माइनस की प्रोडक्ट के लिए प्लस और रिएक्टेंट के लिए माइनस होगा। सी है सांद्रता क्रियाकारक की होगी तो आर, प्रोडक्ट की होगी तो पी। तो ये हो गया औसत अभिक्रिया। एक होगा तीसरा तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग क्या होगा कि एक निश्चित क्षण के ऊपर, किसी एक निश्चित क्षण के ऊपर अभिक्रिया का जो वेग होता है वो उसका तात्क्षणिक वेग होता है, जिसके अंदर लिमिट क्या होती है कि डेल टी का मान कितना रहता है? 0 रहता है। डेल टी कौन है? समय अंतराल है, यानी कि यहां एक निश्चित क्षण पे हो रहा है वेग, तो इसलिए समय अंतराल का मान क्या रहेगा? 0 रहेगा। 0 रहेगा तो उसके लिए जब डेल सी लिखेंगे तो उसे लिखेंगे डीसी और डेल टी को क्या लिखेंगे? dt। तो यानी कि इसके लिए हम जब अभिक्रिया कोई लिखें कि वे जैसे एक रिएक्शन लिखे N2 प्लस 3H से 2NS, ठीक है, और इसके लिए हमें वेग की समीकरण लिखनी है। तो वेग की समीकरण लिखनी है तो हमें क्या लिख रहे हैं? ऊपर सांद्रता, नीचे समय अंतराल है। अब डेल ना लिखे क्या लिखना है? डी लिखना है। यहाँ पे डेल ना लिखे डी लिखना है, क्योंकि यहाँ समय अंतराल लेकिन निश्चित क्षण पे अभिक्रिया हुई है तो समय अंतराल नहीं है। यहाँ समय अंतराल डेल टी का मान 0 है तो डी। और सांद्रता किसकी लिख रहे हैं? N2 की, तो डी N2 अपॉन समय dt। ये बराबर किसके होगा? डी H2 अपॉन डी दूसरे वाले। और अगला कौन है? डी NH3 अपॉन डी। अब ये जो तीनों हैं ये तीनों वेग बराबर हो सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे यहाँ 3 मोल लिखे तो 3 मोल लिखे तो उसको भाग देना है, कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। या 2 मोल लिखे तो 1/2 हो जाएगा। तो इनके अब ये सारे के सारे क्या आएंगे? बराबर आएंगे। इसके लिए इस तरह से अभिक्रिया का वेग की समीकरण लिखी जाएगी। को दूसरी लिखी है तो भी इस तरह। इसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए किसी एक की अभिक्रिया का वेग दे रखा है, N2 के लिए दे दिया, और हमें H2 और NH3 के लिए पूछ लिया, तो हम याद कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए इसके लिए कुछ भी मान दिया है उसको बराबर में किस तरह कहेंगे? 1/3 DH को कौन है? dt। DH को कौन dt? 3 साइड ले आएंगे तो इससे क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए d N2 अपॉन dt बराबर किसका रखना है? 1/3 DH2 अपॉन dt। अब मान लीजिए इसका वेग पता है, वेग पता है, ज्ञात इसका करना है, तो ज्ञात इसका करना है तो DH2 अपॉन dt बराबर किसके हो जाएगा? dN2 अपॉन dt गुना 16। तो इस तरह से इसका वेग ज्ञात है। तो 3 तरह के वेग हो गए, प्रारंभिक वेग, औसत अभिक्रिया वेग और तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग निश्चित क्षण के ऊपर वेग होगा वो तात्क्षणिक वेग होगा। इससे यदि हम सांद्रता और समय के मध्य ग्राफ के द्वारा समझे तो इस तरह समझ सकते हैं। जैसे समय और सांद्रता दोनों के मध्य ग्राफ खींचा जाए। सांद्रता रिएक्टेंट के लिए प्रारंभिक सांद्रता R, ग्राफ इस तरह का है। प्रारंभिक वेग T1, बाद में वेग समय हो गया T, सांद्रता मान लीजिए यहां हो गई R। दोनों का अंतर डेल R, या फिर कह सकते हैं डेल R बराबर R2 माइनस R। इसी तरह समय यहां है डेल T, डेल T कौन है? T2 माइनस T1। तो ये तो है एवरेज। अब हमें क्या करना है? तात्क्षणिक वेग को समझना। तात्क्षणिक वेग क्या होता है कि यदि हम समय और सांद्रता के साथ स्पर्श रेखा खींचे इस तरह से,
इधर इसके साथ इधर इसके साथ स्पर्श रेखा दिखे तो क्या बढ़ रहा है, ढाल बढ़ रहा है। अब ये जो ढाल बढ़ रहा है, इस ढाल मान लीजिए इस क्षण के ऊपर, तो इस क्षण के ऊपर जो वेग होगा वो क्या हो जाएगा, तात्क्षणिक वेग हो जाएगा। यानी कि जो ढाल बढ़ रही है, ढाल क्या करेगा, तात्क्षणिक वेग का निर्धारण करेगा। यहां से और यहां तक, यहां से और यहां तक ये निश्चित समय अंतराल, तो निश्चित समय अंतराल तो क्या जाएगा, एवरेज आ जाएगा। लेकिन इस साइड के ऊपर जो ढाल के अंदर ये पॉइंट आया, ये तात्क्षणिक वेग का निर्धारण करेगा। प्रोडक्ट के लिए किस तरह ग्राफ आएगा, ये हो गया समय और ये हो गई सांद्रता। किसकी, प्रोडक्ट। सांद्रता समय के साथ बढ़ती है, मान लीजिए ये है P1 और यहाँ हो गई P2। एवरेज हो गया डेल P बराबर P2 माइनस P1। समय यहाँ T1 है, यहाँ है T2, एवरेज हो गया डेल। इसी तरह अब इसके साथ क्या खींचेंगे, दोनों तरफ से स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो इस पॉइंट के ऊपर ये जो ढाल आ रहा है यहाँ, ये वाला, ये ढाल किसका निर्धारण करेगा, तात्क्षणिक वेग का निर्धारण करेगा। तो ये हो गए वेग। अब उसके बाद है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। इनके कारकों से अभिक्रिया का वेग प्रभावित होगा। तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, पहला हो गया सांद्रता। सांद्रता किस तरह प्रभावित करेगा, क्रियाकार में सांद्रता बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग इंक्रीज होगा, हमेशा बढ़ेगा। तो क्रियाकारों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। क्रियाकारों की सांद्रता में कमी करेंगे, अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा, क्योंकि जो गैस की अभिक्रियाएं होती हैं, जो गैस की अभिक्रियाएं होती हैं, उन गैस की अभिक्रियाओं के लिए सांद्रता के साथ दाब की जरूरत पड़ेगी। यानी कि गैस की अभिक्रियाओं के लिए यदि प्रेशर बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग इंक्रीज होगा। तो दाब गैस की अभिक्रियाओं के लिए। फिर उसके बाद ताप, तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। कब बढ़ता है, अभिक्रिया किस तरह की है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। अगला है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक की उपस्थिति के अंदर अभिक्रिया तेज गति से होती है, तो अभिक्रिया का वेग वहां बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि वहां सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी हो जाती है। आगे समझाएंगे सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, तो इसलिए वो बढ़ता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग हमेशा बढ़ता है। तो ये हो गए इसके प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद बढ़े वेग स्थिरांक या वेग व्यंजक। वेग स्थिरांक या वेग व्यंजक क्या होंगे, कि मान लीजिए कोई अभिक्रिया है N1A प्लस N2B, N1C प्लस N2। इसमें A और B क्रियाकार है, C और D उत्पाद है। N1 N2, N1 A के मोल है, N2 B के मोल है, इसी तरह N1 C के मोल है, N2 D के मोल है। अब वेग व्यंजक वेग स्थिरांक में क्या होगा, कि उनके जो मोल हैं, क्रियाकारकों के मोल, यदि उनके क्रियाकारकों के मोल को उनके घातांक के रूप में डिनोट करते हैं, तो उस समय अभिक्रिया का वेग जो होगा वो वेग व्यंजक के रूप में लिखा जाएगा। यानी कि इसे किस तरह लिखेंगे, कि हमने पढ़ा है 11वीं में साम्य अवस्था वाले पाठ में द्रव अनुपाती क्रिया, और द्रव अनुपाती क्रिया नियम से अभिक्रिया का जो वेग है dx/dt मान ले, क्रियाकार के लिए dr/dt मान ले। तो dx/dt अभिक्रिया का समानुपाती किसके होता है, क्रियाकारकों की सांद्रता के, और उसके जो मोल है हमेशा घातांक के रूप में लिखे जाते हैं। तो इसके N1 और इसके हो गए N2। अब ये जो वेग है, यानी कि ये जो समीकरण लिखी है, ये क्या है, वेग व्यंजक या वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक कैसे आएगा, dx/dt बराबर क्या लिखेंगे, k a की पावर N1 b की पावर N2। तो यानी कि क्रियाकारकों की सांद्रता के अंदर जो मोल है उन्हें घातांकों के रूप में लिखे जाएंगे। तो ये हो जाएगा वेग व्यंजक या वेग स्थिरांक। या फिर जैसे अवकल वेग समीकरण भी कहते हैं, इसे अवकल वेग समीकरण भी कहा जाता है। अब ये सब पढ़ लिया, लेकिन हमने जो अभिक्रिया का वेग है उस अभिक्रिया के वेग की यूनिट भी दी, कि अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या होगा। हमने पढ़ा
कि अभिक्रिया का जो वेग है वो कौन है, प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल सी कौन है, सांद्रता। सांद्रता की इकाई क्या हो जाएगी, मोल प्रति लीटर। समय की क्या हो जाएगी, सेकंड। तो वेग क्या हो जाएगा, यहाँ वेग की इकाई क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यानी कि यहाँ अभिक्रिया के वेग की जो इकाई होगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होगी। लेकिन यदि अभिक्रिया कैसी है, गैसीय अभिक्रिया, तो गैसीय अभिक्रिया के लिए सांद्रता ना लिखेंगे, लिखेंगे दाब लिखेंगे। तो गैसीय अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया के वेग की इकाई हो जाएगी एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स। यहाँ क्या लिखेंगे, सांद्रता लिखेंगे, लेकिन गैसीय अभिक्रिया के लिए दाब लिखेंगे एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स। तो वेग व्यंजक हो गया। उसके बाद जो टॉपिक है वो है अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि, देखो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, हमने जो वेग व्यंजक लिखा है उस वेग व्यंजक के अंदर देखो हमने जो मोल की संख्या वो घातांक के रूप में लिखी। तो वेग व्यंजक में जो मोल की संख्या लिखी घातांक के रूप में, इन घातांकों का योग ही अभिक्रिया की कोटि। तो वेग व्यंजक के अंदर क्रिया कारकों की सांद्रता की जो हमने घातांक लिखी है, मोल की संख्या लिखी है, उन घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि होता है। अब इस अभिक्रिया कोटि को हम एक क्लास के अंदर समझेंगे। आज के लिए इतना ही।